हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। ठीक है, अस्मक या अश्मक एक ही मात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो दक्षिण भारत में स्थित कौन सा महाजनपद है? तो अश्मक। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे। इन 16 महाजनपदों में बज्जी एवं मल्ल इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी, जबकि शेष सभी महाजनपदों में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। यहां पे आगे चलें। निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। कहां? मिजोरम में। देखिए, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, और ऑप्शन में दिए गए, जो ऑप्शन में दिया गया है, अब इन राज्यों के वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। देखिए, मिजोरम के और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो फोंगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, यह मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, दम्फा वन्यजीव अभयारण्य, नंगेंगपुई वन्यजीव अभयारण्य, लेंगटेंग वन्यजीव अभयारण्य, ख्वांगलुंग वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी कहाँ स्थित हैं? तो मिजोरम में स्थित है। कहाँ? मिजोरम में। ठीक है, अब असम के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो असम में। कहाँ? असम में। ठीक है, कर्नाटक के नेशनल पार्क देख लेते हैं। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान है बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई नेशनल पार्क, काबिनी वन्यजीव अभयारण्य, डंडेली वन्यजीव अभयारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य और रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। दोस्तों, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। अब यहाँ उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये कर्नाटक लिखा हुआ है, ये उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, डेब्रीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सतकोसिया टाइगर रिजर्व और कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ पे हैं? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें यह सुधार करके मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलें।
भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अब डिटेल्स देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। किसके समान है? तो अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है मूल अधिकार। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन अधिकारों को? तो प्राकृतिक अधिकार या अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। और इस मूल अधिकार को किस देश के संविधान से एडॉप्ट किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, यानी यूएसए के संविधान से। अब देख लेते हैं हमारे संविधान में किस किस देश से क्या लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई है और विधि का शासन लिया गया है। मंत्रिमंडल की प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये कहाँ से ली गई है? सब यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं। जर्मनी के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन, यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक का आदर्श, यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत, यह कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श सिद्धांत, यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे चलें। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कणिकाओं में। किसमें? लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। स्तनधारियों की विकसित लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और तथा केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं का काम क्या है?
तो फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं तथा कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी करती हैं। ठीक है, फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और कोशिकाओं से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? तो चार्वाक दर्शन को। किसको? चार्वाक दर्शन को लोकायत के नाम से भी जानते हैं। डिटेल देख लेते हैं इसकी। चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है। यह भौतिकवादी दर्शन है और इसके प्रवर्तक चार्वाक हैं। इसमें लोक अर्थात दुनिया के साथ गहरे संबंध को महत्व दिया गया है। यह दर्शन वेद ब्रह्म भी कहलाता है। यानी चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है और वेद ब्रह्म भी कहा जाता है। इसको चार्वाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ये चार ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। कौन सा? NH-44। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। पूर्व में NH-7 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग था, जिसको वर्तमान में NH-44 में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। किसका? इंडियन ओपिनियन का। सन 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। तो महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1894 में। ठीक है, उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को। किसको? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है। बच्चों के जन्म के समय तथा स्तनपान करवाते समय यह हार्मोन स्त्रियों में स्रावित होता है। इस हार्मोन के दो लक्षित ऊतक हैं, स्त्रियों का गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। ठीक है, आगे चलें। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया है? तो 15 जलवायु क्षेत्रों में। कितने? 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है भारत को। देख लेते हैं डिटेल। आठवीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग द्वारा 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया था। इन कृषि जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में उस क्षेत्र विशेष के भौतिक गुणों और सामाजिक आर्थिक विशेषताओं को आधार पर बनाया गया है। ठीक है, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 15। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इनको किस पंचवर्षीय योजना के तहत योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ठीक है, आगे चलें।
ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य क्या है? तो ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य टमाटर, प्याज एवं आलू का मूल्य नियंत्रण से संबंधित है। किससे? टमाटर, प्याज एवं आलू के मूल्य नियंत्रण से संबंधित है ऑपरेशन ग्रीन। बजट 2018-19 में टमाटर, प्याज एवं आलू यानी TOP, टोमेटो, ओनियन, पोटैटो की कीमतों को स्थिर रखने हेतु ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब हुई थी? 2018-19 में। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो यह टमाटर, प्याज एवं आलू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु से संबंधित है। आगे चलें। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय बने थे? तो देखिए, कानपुर यह 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाखीय बना था और लखनऊ यह 1981 के जनगणना के अनुसार 10 लाखीय शहर बने थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 1971 में कानपुर बना था 10 लाख, 1981 में लखनऊ बना था 10 लाख। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहर हैं? तो 7 शहर हैं। कितने शहर हैं? 7। कौन कौन से? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी। ये 7 नगर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? तो 53 हैं। कितने हैं? 53। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ था? तो यह गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ठीक है। गांधी इरविन समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए यह समझौता हुआ था। ठीक है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। तो गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा व कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई थी। ठीक है। आगे चलें। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये चेन्नई। कौन सा? चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है। वह बंदरगाह जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागरों में ही लंगर डालते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह कहलाता है। भारत में चेन्नई बंदरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां तट के समानांतर एवं तट से दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। ठीक है। तो सागरीय बंदरगाह कौन सा है भारत में? तो चेन्नई। नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उपजाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? दोस्तों, आपको पता है कि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। कौन है? मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सीमाएं टच करती हैं? तो देखिए, पूर्वी क्षेत्र की नहीं करती, विंध्य क्षेत्र की नहीं करती, बिंध्य क्षेत्र की तो करती हैं,
लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र की सीमाएं ज़्यादा साझा करती हैं, इसलिए सोयाबीन की मुख्य फसल उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। अब बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? तो 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन और ललितपुर, ये 7 जिले बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के आते हैं। इसकी ट्रिक है झांसी, महोबा, चीज ले। झांसी, महोबा, चीज ले। ठीक है, ये ट्रिक है। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। झांसी से तो देखिए झांसी हो गया, महोबा से महोबा हो गया, ह से क्या हो गया? हमीरपुर हो गया, ब से क्या हो गया? बांदा हो गया, ची से हो गया चित्रकूट, ज से हो गया जालौन और ल से हो गया ललितपुर। तो झांसी, महोबा, चीज ले, ये उत्तर प्रदेश के 7 जनपद ऐसे हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 54 यह किससे संबंधित है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 यह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 यह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 यह राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, अब इसमें इसी चीज को मैंने एक साथ कर दिया है। अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 75 में क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 164 यानी 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग कितना गुना अधिक है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना अधिक है। कितना अधिक है? तो 4 गुना अधिक है। देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना अधिक है। ठीक है, आगे चलें। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? तो देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति यह पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। ठीक है, जिसको आप एलपीजी कहते हैं। ठीक है, एलपीजी नीति यह पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति वर्ष 1991 में तत्कालिक प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई थी। ठीक है, उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति कब घोषित की गई थी? तो 1991 में। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। वित्त मंत्री उस समय कौन थे? तो मनमोहन सिंह। ठीक है, आगे चलें। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन। कौन सी होती है? ब्यूटेन। ठीक है,
ब्यूटेन जिसका फार्मूला C4H10 एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। उपर्युक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। ठीक है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कौन कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस। ठीक है, आगे चलें। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम भाग 4 में देख सकते हैं। कहां? भाग 4 में देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। इसे संविधान का आदर्श कहा जाता है। तो किसे संविधान का आदर्श कहा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। जैसे अनुच्छेद 38 को, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र है, इसके अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें। ठीक है, आगे चलें। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध जैन केंद्र श्रवणबेलगोला कहां स्थित है? श्रवणबेलगोला कहां पे स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। कहां? मैसूर में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रवणबेलगोला एक पवित्र जैन तीर्थ स्थल है। श्वेत सरोवर के कारण इसका नाम बेलगोला और पुनः श्रवणबेलगोला पड़ा। प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। ठीक है, यहां पे ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की बृहद एकाश्म मूर्ति स्थापित है। एकाश्म यह पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।